डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी किया था। आज जो हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हानिकारक हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं बहुत तरीक़ों से। दे कॉज मैनी डिजीजेस इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत तरीक़ों से क्या करते हैं, बीमारी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एंड जानवरों में, इंसानों में और पेड़ों में। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वो टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई डिके आवर फूड। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो हमारे खानों को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। They produce toxic substances in the food and cause food poisoning। जो हानिकारक पदार्थ तैयार करते हैं खानों में और जिसके कारण हमारा खाना जो है वो जहरीला हो जाता है। Such spoiled food can be cause serious ailments such as stomach disorders, dysentery, vomiting and even death। ये जो खाना खराब हो जाता है वो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है। जैसे हमारे स्टमक में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पेट में दर्द होना या फिर लूज मोशंस होना, उल्टी होना, यहाँ तक कि कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग के ज़रिए। पॉइजनिंग मीन्स होता है जहरीला पदार्थ तैयार होना। ह्यूमन डिजीज़ेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ह्यूमन डिजीज़ ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार होते हैं या होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिजीज़, बीमारी तैयार करते हैं मनुष्यों के अंदर। दीज डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को उत्पन्न करता है उससे हम लोग पैथोजेन के नाम से जानते हैं। कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर cholera, typhoid, plague, influenza, diphtheria, tetanus, tuberculosis, dysentery, smallpox and chickenpox। कुछ बीमारी जो होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म के जरिए होता है जो वो हमारा इस प्रकार है, कोलेरा, टाइफॉइड। ये सारी बीमारियों के नाम हैं जो यहाँ पर भी बताए गए हैं। ये सारे के सारे हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे The organisms enter our body via food, water, air or form from a disease या infected person to a healthy person। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाते कैसे हैं? खाने के रूप में जा सकते हैं, पानी से जा सकते हैं, हवा से जा सकते हैं या किसी बीमार व्यक्ति के शरीर से आ सकते हैं। When diseases are transmitted from a diseased person to a healthy person through various agents, they are called communicable diseases। वह वायरस या वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब ये फैलने वाला डिजीज़ है। जैसे सर्दी ज़ुकाम, जैसा मान लो कि 4 लोग बैठे हैं, उनमें से किसी एक को सर्दी ज़ुकाम हो गया। अब उसने छींका या खांसा तो अगर उसने अपने नाक और मुंह को कवर नहीं किया तो वो वायरस क्या होगा, हवा में स्प्रेड हो जाएगा और वो हवा जो है जिन के नाक के ज़रिए अंदर बॉडी में जाएगा तो वो उनको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट तभी करेगा जब उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी तब। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज इंक्लूड चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कोलेरा। जैसे मैंने अभी कहा था कि कुछ खास कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें चिकन पॉक्स आता है, कॉमन कोल्ड सर्दी ज़ुकाम और इन्फ्लुएंजा आता है या फिर कोलेरा। ये सब बीमारियां जो है वो आम है, वो हवा के ज़रिए ईजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं। समटाइम्स डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी वाया सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। Such insects and animals are called carriers of disease causing germ। कुछ इंसेक्ट्स
और या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एज अ कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है, वो अपने शरीर पर उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को कैरी करके दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी पर तक ले जाते हैं। मॉस्किटो इज़ अ कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मॉस्किटोज यानी मच्छर जो होते हैं वो कैरियर कहलाते हैं मलेरियल पैरासाइट्स का, जो वायरस मलेरिया कॉज करता है उन्हें कैरी करने में। When a female Anopheles mosquito bites a patient suffering from malaria, it carries the malarial parasite. जब मादा एनोफिलस मॉस्किटो जो होती हैं वो किसी बीमार व्यक्ति को जो मलेरिया से पीड़ित है उस व्यक्ति को अगर वो काटती है तो वो उनके बॉडी से मलेरिया को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को अपने बॉडी में कैरी कर लेते हैं। When it bites a healthy person, it injects the parasite into the person's blood. जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसके शरीर के अंदर उस मलेरिया को फैलाने वाला जो वायरस है वो उसके बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती हैं, डाल देती हैं। Thus a healthy person gets infected by the mosquito bite and suffers from malaria. तब वो स्वस्थ व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, पीड़ित हो जाता है मॉस्किटोस के बाइट के कारण और उसे भी मलेरिया हो जाता है। Another species of Aedes mosquito cause डेंगू एंड चिकनगुनिया। दूसरा जो है मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो जो होते हैं वो डेंगू और चिकनगुनिया को तैयार करते हैं। डेंगू फीवर इज़ अ टाइप ऑफ वायरस मतलब डेंगू फीवर जो है वो एक तरह के वायरस होते हैं। An organism that carries a disease without actually developing the disease is called a vector. जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी डिजीज़ को यानी किसी बीमारी को अपने साथ कैरी करके ले जाता है और वो से जो है दूसरे के शरीर तक फैला देता है या पहुंचा देता है तो उसे हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। When a mosquito carrying a dengue fever virus bites a healthy person, the virus travels through the person's gland. जब कोई डेंगू का वायरस कैरी किया हुआ मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को या स्वस्थ व्यक्ति को जब काटता है तो वो वायरस जो है वो उनके ग्लैंड्स में चले जाता है और क्या करता है, उन्हें बीमार करता है। Once in the gland, the virus multiples and can enter the bloodstream. Dengue fever is not contagious, which means one person cannot pass it directly to another. मतलब क्या है कि जैसे ही वो डेंगू का वायरस अगर उनके ग्लैंड किसी भी हेल्दी पर्सन के ग्लैंड में चला जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो उनके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है डेंगू फीवर जो है वो कंटीजियस नहीं है, मतलब वो डायरेक्टली किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी में नहीं जाता है, इसे मच्छरों के द्वारा ही कैरी किया जाता है। दूसरा जो एजेंट है वो है हाउस फ्लाई, मक्खियाँ जो घर पर आमतौर पर देखी जाती हैं। इज़ अनदर कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। ये भी एक तरह की कैरियर्स कहलाते हैं जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को साथ ले चलते हैं। When house flies carrying germs from dustbins or other garbages sit on uncovered food, they transfer these germs from their bodies to the food. जब मक्खियाँ किसी खुले डस्टबिन में या फिर कचरे के ढेर पर जब बैठी रहती हैं तो वहाँ से वो कुछ बैक्टीरियाज को अपने साथ ले आते हैं और वो आ करके घरों के अंदर जो खुले हुए खाने होते हैं या खुला हुआ भोजन होता है उसके ऊपर आकर बैठ जाता है तो वहाँ पर उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को वहाँ पर वो रिलीज़ कर देता है। Thus our food gets contaminated. तब हमारा खाना जो है वो उस वायरस अफेक्टेड हो जाता है या बैक्टीरिया अफेक्ट हो जाता है जो हमारे लिए हानिकारक है। People fall sick when they consume this contaminated food. लोग बीमार पड़ जाते हैं जब वो इस तरह के गंदे खाने को खाते हैं तो They suffer from diseases like cholera and diarrhea. वे कोलेरा और डायरिया नाम की बीमारी से जूझते हैं। Some common human diseases, their pathogens, mode of transmission are made
of prevention and method of prevention are described in table 2.1. नीचे टेबल 2.1 दिया गया है जहाँ पर कुछ सामान्य बीमारियों के बारे में बताया गया और उन्हें फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस उसके बारे में बताया गया और किस तरह से फैलता है वो बताया गया और उसे हम रोकेंगे कैसे ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है। तो इस चार्ट को हमें स्टडी कर लेना है, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक आता है अदर डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ये नाम से ही प्रचलित है, पानी से भय। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय द रेबीज वायरस। हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज नाम के वायरस के कारण होता है, विच एंटर्स आवर बॉडी थ्रू एनिमल बाइट। मतलब जो जानवरों के काटने से जो बीमारी फैलती है वो है रेबीज। खास तौर पर ये डॉग्स के बाइट पर होता है। एनिमल्स सच एज रैबिड यानी मैड डॉग और अ मंकी कैरीज दिस जर्म्स। मतलब पागल जो कुत्ता होता है वो या फिर बंदर, ये दोनों ही इस वायरस को अपने साथ कैरी करते हैं। When a mad dog bite, the virus enters our body through the wound. जब कोई पागल कुत्ता किसी स्वस्थ आदमी को काट लेता है तो उसके उस जख्म के ज़रिए ये वायरस उनके बॉडी के अंदर घुस जाता है। नंबर 2, एनिमल डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ डिजीज़ेज एनिमल्स के अंदर ऐसी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स। जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इंसानों को इफेक्ट करते हैं, उस तरह से वो जानवरों को भी प्रभावित करते हैं। सम कॉमन एनिमल डिजीजेज एंड देयर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में बताया गया है कुछ एनिमल को होने वाली डिजीजेज और उनके कारण। सबसे पहला यहाँ बताया गया है एंथ्रैक्स जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। फूट एंड माउथ डिजीज़ जो कि जानवरों में होता है, इन कैटल वायरस के ज़रिए होता है, मतलब मुंह में घाव हो जाना। राइंडर पेस्ट्स ये एनिमल्स में होता है, मतलब कैटल्स में, पिग्स में और वाइल्ड एनिमल्स मतलब सारे एनिमल्स में होता है, ये वायरस के ज़रिए होता है। मैस्टिड्स ये जो कैटल में होता है ये बैक्टीरिया के ज़रिए होता है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3, प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को लगाना पसंद करते हैं मगर पेड़ों को भी बैक्टीरिया या फिर वायरस के ज़रिए इफेक्ट होता है, उन्हें भी उनसे बचाना होता है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स सच एज वीट, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, राइस एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं पेड़ों में, जैसे गेहूं का पौधा, आलू का पौधा, टमाटो टमाटर का पौधा, तंबाकू मतलब होता है जिसे हम लोग तंबाकू कहते हैं, राइस चावल, इस तरह के बहुत सारे और भी पेड़ पौधे होते हैं जिन पर वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है। सम कॉमन प्लांट डिजीज एंड देयर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल 2.3। कुछ कॉमन जो डिजीजेज हैं जो प्लांट्स में होते हैं उनके बारे में टेबल 2.3 में बताया गया है। दिस डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। और इन बीमारियों को कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से रोका जा सकता है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई के द्वारा होता है और ये एयर मॉइस्चर के कारण होता है। टोबैको मोजाइक वायरस के जरिए होता है, कॉन्टैक्ट बाय हैंड और क्लोथ हाथ के छूने से या कपड़े के लगने से होता है। साइट्रस क्रैंकर वायरस के जरिए होता है, ये हवा के कारण। येलो वेन मोजाइक ऑफ ओकरा यानी भिंडी में होने वाली बीमारी जो होती है उसे इंसेक्ट्स के जरिए होता है। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, मतलब पोटैटो और टमाटो में भी ये जो सड़न की होती है वो एयर एंड वाटर के कारण होता है, मतलब मॉइस्चर लगते ही होता है। अब इन सभी टॉपिक्स के अलावा दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है फूड प्रिजर्वेशन। किस तरह से हम लोग खाने को संरक्षित रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। द फूड आइटम इट kept at room temperature start producing foul smell and get spoiled। जब हम लोग किसी खाना को आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो क्या होता है,
उसमें से एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू होती है, खट्टा जो दुर्गंध आने लगता है, उसे कहते हैं वो खाना खराब हो गया। These food items become unfit for consumption, और उसके बाद वो खाना जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। The spoilage of food takes place by the action of microorganism, और जो स्पॉयलेज, जो खाने में सड़न तैयार हो रही है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के अटैक के कारण होता है। सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस, जब किसी खाने में बैक्टीरिया और वायरस के अटैक होना शुरू होता है तो वो खराब हो जाता है। वी यूज़ रेफ्रिजरेटर एट होम टू प्रिजर्व फूड, हम लोग अपने घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर टाइम। अपने अपने घरों में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन फ्रिज में जो तापमान होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वो खाना काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहता है। Thus food preservation is the process of preventing food item from rotting and keeping them free of germs. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है खाने को संरक्षण करने का मतलब होता है कि हम लोग उनमें उस खाने को सड़ने नहीं देंगे और उसे जर्म्स से दूर रखेंगे। अब हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स मतलब वो ज़रिया जिसके द्वारा हम लोग खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। Methods of food preservation. Various methods of food preservation have been practiced for centuries. Some of the methods are discussed below. मतलब बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं खाने को बचा कर रखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक, और उन मेथड्स के बारे में हम लोग नीचे डिस्कशन में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सन ड्राइंग, मतलब सूर्य की रोशनी में अनाज को सुखा कर रखना। Cereals, pulses, spices and many vegetables and fruits are preserved by sun drying. कुछ अनाज, दाल, मसाले, इन सभी चीज़ों को और कुछ सब्जियों को, फलों को मतलब बचा कर रखा जाता है सूर्य की रोशनियों से सुखाकर। After harvesting, they are exposed to the sun for a few days to remove the moisture from them. जब ये फसल पूरी तरह से पक जाते हैं, इन्हें काटने के बाद इन्हें धूप में रख दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो नमी है, पानीपन जो है वो सूख जाए और ये स्टोर करने के लिए फिट हो जाए। As a result, microorganisms cannot grow on them and the food can be preserved for a long time. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मॉइस्चर ना हो किसी खाने में, किसी अनाज में, तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का ग्रो कर पाना संभव नहीं है और इसे काफ़ी लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं। राइस, व्हीट, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑयल सीड्स आर सन ड्राइड। चावल, गेहूँ, दाल, फल और कुछ तेल की बीजों को धूप में सुखाया जाता है, यानी सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है ताकि उसमें अंदर मॉइस्चर ना हो। ग्रेप्स आर ऑल्सो सन ड्राइड टू मेक रेजिन्स। अंगूरों को सुखाया जाता है धूप में ताकि वो किशमिश बन सके। नेक्स्ट आता है हीटिंग। मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाय बॉइलिंग और हीटिंग द फूड एट हाई टेम्परेचर। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो है वो मारा जाता है बॉयल करके या गर्म करके, हीट करके खाने को। जैसे मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर इट इज़ स्टोर्ड। अगर दूध जो है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं रखने से पहले। और वाटर इज़ बॉइल्ड स्पेशली इन द रेनी सीजन टू किल माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इट। खासतौर पर बारिश के मौसम में पानी को उबाला जाता है ताकि पानी के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो हम लोगों को बीमार करने के लिए काफ़ी है, उन्हें दूर करने के लिए पानी को बॉयल किया जाता है बारिश के मौसम में। कूलिंग, ठंडा करना। देयर इज़ अनदर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यह एक दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। रॉ फूड मटेरियल्स सच एज फिश, मीट
and ice cream are kept in the freezer, and cooked food, milk, raw vegetables, and fruits are kept in the fridge to avoid microbial attack and spoilage of food. जैसे कच्चा खाना, जैसे जो अनपका हुआ खाना, जब पका हुआ खाना नहीं होता वो मछली, मांस, आइसक्रीम, इन सभी को फ्रीज़र में रखा जाता है ताकि ये सेफ रह सके कई दिनों तक। और पका हुआ खाना, जो घर में खाना पकाने के बाद जो खाना बच जाता है ताकि बाद में खाया जा सके, उसे फ्रिज में रखा जाता है। दूध फ्रिज में रखा जाता है। कच्ची सब्जियों को, फलों को, इन सभी चीज़ों को हम लोग फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि इसमें माइक्रोब्स का अटैक ना हो पाए और ये ख़राब ना हो। पास्चराइजेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए। इसे लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था और वो 1822 में उनका जन्म हुआ था और 1895 तक वो जीवित थे। 1895 में उनका इंतकाम हो गया था, मतलब उनका देहांत हो गया था, इंतकाल हो कहते हैं उससे, सॉरी। Milk can be preserved by the method pasteurization is the process of boiling milk at 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling and storing. मिल्क को, दूध की पौष्टिकता को बचाए रखने के लिए पास्चराइजेशन करना ज़रूरी है। पास्चराइजेशन क्या होता है? इसमें दूध को उबाला जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में और तकरीबन 15 से 30 सेकंड तक इसको उबाला जाता है और उसके बाद उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है स्टोर करने के लिए। जो हम लोग घरों में पैकेट वाला दूध लाते हैं वो पास्चराइजेशन प्रोसेस के ज़रिए ही उसको रखा जाता है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये अपने दूध के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करते हैं उसे ग्रो नहीं करने देता है, उन्हें रोकता है। लुइस पास्चर अ फ्रेंच chemist invented this method by preservation. लुइस पास्चर जो एक केमिस्ट थे, यानी कि वो दवाओं को बनाते थे या दवाओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उन्होंने इस मेथड की खोज की थी। केमिकल मेथड एक दूसरा प्रक्रिया है। फूड इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स, ऑयल्स एंड स्पाइसेस are added to raw pieces of mangoes or lemons to make pickles. मतलब केमिकल की सहायता से फलों को, सब्जियों को बचाना। जैसे आम की छोटे छोटे क्यारियों में नमक और मसाले लगाए जाते हैं तेल के साथ, जिसके कारण वो ख़राब ना हो। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्ट्स, ऑयल एंड स्पाइसेस आर एडेड टू रॉ पीसेस ऑफ मैंगोज। कच्चे आम में तेल, नमक और मसालों को डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। These ingredients not only add taste but also acts as a preservatives. ये जो एजेंट्स जो हम लोग चीज़ों का बता रहे थे, तेल, नमक और मसाले, ये उस खाने में स्वाद तो लाता ही है, साथ में एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जो उसे ख़राब होने से बचाता है। अपने घरों में हम लोग देखते हैं कि हमारे घर पे मम्मी, दादी, नानी ये सब क्या करते हैं, आम के सीज़न में आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उस पर अचार लगाती हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है अचार तैयार करने का, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। दे डू नॉट अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इन द पिकल्स। अचार में ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उगने नहीं देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड टू प्रिजर्व जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं जो जैम, जेली, सॉस में, इन सभी में डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। उसका नाम है सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इसके बाद हम आते हैं सॉल्टिंग। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो अ गुड प्रिजर्वेटिव। हम लोग जो घरों पे नमक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो खानों को ख़राब होने से बचाता है। फूड स्टफ सच एज रॉ फिश,
raw meat, and raw mango are preserved in salt to check the growth of microorganism. जैसे कुछ कुछ खाने ऐसे होते हैं, जैसे मछली, मछली, कच्चा मीट, कच्चा आम, इस सब पे नमक का लेप लगा दिया जाता है ताकि वो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाए, अटैक ना कर पाए. शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव. चीनी जो हम लोग आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है. शुगर सिरप सॉल्यूशन और ड्राई शुगर इज़ यूज्ड इन मेकिंग जैम, जेलीज, मुरब्बाज एंड कैंड फ्रूट्स. मतलब चीनी का जो घोल होता है या सूखा चीनी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जैम बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए, या फिर मुरब्बा बनाने के लिए, या फिर किसी कंटेनर में भर कर रखने वाले फ्रूट्स को इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षित रखने के लिए. शुगर रेड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट. शुगर जो है, चीनी जो है, वो क्या करता है, नमी जो होता है, नमी की कमी कर देता है, नमी को कम कर देता है. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दीज फूड आइटम्स. और ये क्या करता है, उस फूड में, उस खाने की चीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है. विनीगर एंड ऑयल एज प्रिजर्वेटिव्स. विनीगर हो या फिर ऑयल, इन दोनों को भी हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं. विनीगर एंड ऑयल आर यूज्ड टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट एट्सेट्रा. विनीगर और तेल, ये दोनों ही प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे सब्जियों को, मछली को, फलों को, मांस को, इन सब को वो बचाने में मदद करता है. द एसिडिक नेचर मतलब सावरनेस यानी खट्टापन. एंड ऑयल चेक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड. जो खट्टापन मतलब खट्टे स्वभाव का होता है, विनीगर खट्टा होता है, तो और तेल, ये दोनों ही क्या करते हैं, उस खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते हैं. स्टोरेज एंड पैकिंग. स्टोर करना और पैक करना. सम ड्राई फूड स्टफ सच एज ड्राई फ्रूट्स and some vegetables are packed in air tight container और पैकेट्स. कुछ सूखे फल, सूखी सब्जियां, इन सभी को एयर टाइट कंटेनर में, मतलब जिसमें हवा ना जाता हो, ऐसे कंटेनर में इसको बंद किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो. यहाँ तक हमने पढ़ लिया फूड प्रिजर्वेशन के प्रोसेस को. अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसा हम लोग कुछ देर पहले हम लोगों ने राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. यू मे रिकॉल फ्रॉम योर क्लास 6 लेसन that rhizobium bacteria live in the root nodules of leguminous plant and help to fix nitrogen from the atmosphere into the soil. हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो पेड़ों के जड़ों के पास नोड्यूल्स में, मतलब गुठलियों में होते हैं, जो पेड़ को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर के उसे पेड़ के लिए हेल्पफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म्स वाया द रूट्स अलोंग विथ वाटर. मतलब क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को किसके ज़रिए, रूट्स के ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से. यू मस्ट बी थिंकिंग why plant do not take up nitrogen directly from the atmosphere although the nitrogen has 78% in atmosphere. मतलब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा, क्यों नहीं पेड़ जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले लेता है, जो कि हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में 78% तक मौजूद है. It is because the atmospheric nitrogen cannot be absorbed directly by the plants and animals. इसका कारण ये है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसे सीधे तौर पर पेड़ या फिर कोई भी पशु डायरेक्टली उसे कंज्यूम नहीं कर सकता. नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है पेड़ों को और जानवरों को प्रोटीन की उत्पत्ति के लिए या फिर प्रोटीन को बनाने के लिए.
नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एसेंशियल जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, पदार्थ है प्रोटीन के लिए। क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, प्रोटीन बनाने के लिए, क्लोरोफिल तैयार करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड तैयार करने के लिए और विटामिन को बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर फिक्स्ड कन्वर्टेड बाय डिफरेंट प्रोसेस। जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे फिक्स किया जाता है अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा। अब हम लोग इसके बारे में पूरे विस्तार में पढ़ेंगे। The various steps involved in fixing atmospheric nitrogen by microorganism in the soil, which is then used by the plants and animals and again returned to the atmosphere, is called nitrogen cycle। मतलब जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम लोग फिक्स करते हैं वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मिट्टी में उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है पेड़ों के और जानवरों के द्वारा और फिर वापस उसे दोबारा से ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग जो कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं। क्या क्या है वो? द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल आर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहला जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। दूसरा होता है असिमिलेशन, तीसरा अमोनिफिकेशन, चौथा नाइट्रिफिकेशन और पांचवा और अंतिम जो प्रोसेस है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब इसमें अलग अलग तरह से कैसे कैसे करके सारे प्रोसेस को किया जाता है वो यहाँ बताया जाएगा। अब सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन को जो फिक्स किया जाएगा एटमॉस्फेयर से लेकर के उसे हेल्पफुल बनाया जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। द प्रोसेस बाय विच atmospheric nitrogen is converted into oxides of nitrogen is called nitrogen fixation। जिस प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्साइड्स में, मतलब ऑक्साइड्स क्या होता है? उसका अवशेष में। तो उसे जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट हैपन्स इन टू वेज, ये दो तरह से होता है। सबसे पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब बैक्टीरिया के जरिए जो हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे वो, जिसमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। दिस ऑकर्स व्हेन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स। ये जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जो कि पेड़ों के जड़ों में या लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे चना और मटर। ग्राम एंड पी, ग्राम का मतलब चना, पी का मतलब मटर। दूसरा जो प्रोसेस है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ड्यूरिंग लाइटनिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज क्रिएटेड इन द एयर that converts nitrogen gas into oxides of nitrogen। जब बिजली चमकती है आसमानों में तब बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव तैयार होता है, जिसमें हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो तब उस समय नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रूप में बदल जाता है। When these oxides of nitrogen get mixed with rain water, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड आर फॉर्म्ड एंड फॉल ऑन द लैंड। जब यह नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में मिल जाता है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है और नाइट्रस एसिड के रूप में तैयार हो जाता है और ये सीधे सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है। दीज एसिड्स रिएक्ट विथ मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन प्रेजेंट इन सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स। जब ये एसिड कुछ मिनरल्स पर आकर जब गिरते हैं तो उनके साथ इनका रिएक्शन होता है, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो कि मिट्टी में मौजूद होता है, उसके साथ ये रिएक्ट करके नाइट्रेट के रूप में बदल जाता है। नीचे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं जिसमें देखो लिखा है सबसे पहले में N2 मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नंबर 2 में दिया है 2
नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 जब उसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ 2NO2 यानी 2 नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। और 4 नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग जब 2H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी मिल जाता है इसे, तो होता है 4HNO3। उसके बाद नंबर 4 CaCO3 जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, 2HNO3 प्लस CaNO3 होल टू द ब्रैकेट 2H2O प्लस CO2। ये 4 इक्वेशंस जो है हमारे इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रिएक्शंस के बारे में बताया गया। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रेट्स जो होता है जो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। एसिमिलेशन, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉयल। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को मिट्टी से नाइट्रेट को लेकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लांट्स प्रोटीन। ये नाइट्रेट्स जो हैं वो फिर बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं प्लांट के प्रोटीन के रूप में। दीज प्रोटीन्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। और ये जो प्रोटीन प्लांट के अंदर तैयार होता है वो जानवरों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। जो प्रोसेस मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को मतलब पेड़ों के द्वारा जो नाइट्रोजन को तैयार किया गया है वापस जो है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदला जाता है या उससे बदला जाता है, उसे कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमोनिया। जब पेड़ पौधे और जानवर जब मर जाते हैं तो उनके जो डेड और डिकेइंग जो पार्ट्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उनमें बैक्टीरिया लग जाता है। लगने के बाद उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो प्रोटीन है उनके बॉडी में मौजूद होता है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द डेड एनिमल एंड प्लांट्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजेनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट इन यूरिन आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार होता है जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, जो हमारे मतलब जो मनुष्य या एनिमल्स की यूरिन में होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। नाइट्रिफिकेशन 4th टॉपिक है जिसमें लिखा है द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स बाय सम बैक्टीरिया इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। जिसमें जो कन्वर्सन होता है अमोनिया का, मतलब जब अमोनिया को परिवर्तित किया जाता है नाइट्रेट में और नाइट्रेट को बैक्टीरिया के द्वारा जब तैयार किया जाता है या नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं। द कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय सम बैक्टीरिया इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। जब अमोनिया को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है बैक्टीरिया के अटैक से, उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन लास्ट और ये अंतिम टॉपिक है। द कन्वर्सन ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन बाय सम बैक्टीरिया इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब जब नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन में, इसमें कि वो नाइट्रोजन जो है वो फ्रीली रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर में, उसे हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो है हमारे बैक्टीरिया की सहायता से ही संभव है। तो ये हो गए हमारे इस पूरे